Yes, hello everyone. Good evening, good evening, good evening to all of you. Good evening to all of you. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है. Everyone, please confirm in the chat box, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Good evening, beta. Good evening. Good evening, Ehsan. Good evening, Rohan. Good evening, everyone. ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग बेटा? हाउ आर यू ऑल? कैसे हो बेटा आप सभी लोग? तो आई होप यू ऑल आर गुड. और कल एक टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग की क्लास नहीं हो पाई. तो जहां पर भी लास्ट डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट किया था, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली. तो उसी पॉइंट से हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे. डीपीपी का एक क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है बेटा. डीपीपी का टॉपिक क्या है एक बार बता देना. हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो अभी आपने कवर नहीं किया है. जिस भी क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो एहसान बेटा, एक बार ये कंफर्म कर देना क्या वो टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं क्लास में. बिकॉज इट मे बी पॉसिबल कि एक दो क्वेश्चन ऐसे हों जिनका टॉपिक अभी पेंडिंग हो. क्योंकि डीपीपी तो आपको प्रोवाइड कर दिया गया. आप कल जैसे कल की क्लास नहीं हो पाई तो यू आर नॉट अवेयर. एज ऑफ नाउ यू आर नॉट अवेयर द कंसेप्ट, वेरियस कंसेप्ट ऑफ द सुपर एलिवेशन. अभी आपको सुपर एलिवेशन के बहुत सारे कंसेप्ट अभी और पढ़ने हैं. तो क्या कोई ऐसा क्वेश्चन तो अभी आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसका टॉपिक आपने अभी कंप्लीट नहीं किया? एज ऑफ नाउ वी हैव नॉट कंप्लीटेड इंटायर डिस्कशन अबाउट द सुपर एलिवेशन. अभी सुपर एलिवेशन की हम लोगों ने सारी बातचीत कंप्लीट नहीं की है. ठीक है, एक बार चेक कर लेना. अदरवाइज आपके पास डाउट इंजन है, डाउट इंजन में आप अपने डाउट को पोस्ट कर देना. यू विल गेट द सॉल्यूशन देयर. वहां पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. चलिए तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. डिस्कशन स्टार्ट किया जाए. चलो डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले बातचीत कर लेते हैं अभी तक क्या क्या पढ़ा है. एक बार उसका क्विक समरी देख लेते हैं, रिवीजन देख लेते हैं. तो एज ऑफ नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द, कंप्लीट नहीं है वो टॉपिक तो थोड़ा सा वेट कर लो. आई होप जो भी कंसेप्ट पेंडिंग है उस कंसेप्ट को कंप्लीट करते ही उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर पाएंगे. तो व्हेन वी विल कंप्लीट द एंटायर टॉपिक यू विल एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ठीक है, तो जस्ट वेट सो दैट वी कैन कंप्लीट द डिस्कशन. थोड़ा सा वेट अभी और कर लीजिए. तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोग बातचीत कर रहे थे सुपर एलिवेशन की. तो आपने बोला था जब कभी भी कोई भी व्हीकल हमारा कर्व पाथ में मूव करता है तो इट विल बी सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P एंड द टेंडेंसी ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P इज टू मूव योर बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर. जिसकी वजह से हमारे व्हीकल में दो तरीके के प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे. एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P की वजह से व्हीकल का लेटरल मूवमेंट हो रहा था और दूसरा ओवर टर्निंग ऑन द आउटर साइड, आउटर एज की तरफ आपका व्हीकल ओवर टर्न कर रहा था. दीज वर द टू मेन प्रॉब्लम कॉज्ड ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P. फिर आपने कुछ कंडीशंस को एनालाइज किया. कंडीशन फॉर द ओवर टर्निंग, कंडीशन फॉर द लेटरल स्किड, how you can prevent the overturning, how you can prevent the lateral skid, how you can prevent the both overturning and the lateral skid. उसके बाद आपने डिस्कशन किया दो और कंडीशन का कि इफ overturning occurs prior to skid और दूसरा था इफ द skid occurs prior to overturning. तो these are the various conditions that we have analyzed किया आपने. उसके बाद जो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि ठीक है सर अब इस प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं जो व्हीकल का लेटरल मूवमेंट हो रहा है और जो ओवर टर्निंग की प्रॉब्लम है इसको ख़त्म करने के लिए आपने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया
और जो था सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन क्या था कि आपने बोला सर जब कभी भी कर्व पर हम रोड को डिजाइन करेंगे, रोड को प्रोवाइड करेंगे, तो सर वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड द बोथ एजेस ऑफ द रोड एट द सेम लेवल। हम रोड की दोनों एजेस को सेम लेवल पे प्रोवाइड नहीं करेंगे। आउटर एज ऑफ द रोड शुड बी एट हायर एलिवेशन एज कंपेयर टू द इनर एज। इसी कंसेप्ट को आपने बोला सुपर एलिवेशन या फिर कैंट या फिर बैंकिंग। वी विल प्रोवाइड द सुपर एलिवेशन सच दैट, इस कुछ इस तरीके से हम लोग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल कर्व में, जिसकी वजह से हमारे व्हीकल की ओवर टर्निंग नहीं होगी। और लेटरल मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने दोनों साइड के प्लस एक्सेस के और माइनस एक्सेस के जो फोर्सेस थे इन द लेटरल डायरेक्शन, उन फोर्सेस को इक्वेट कर दिया सो दैट देयर शुड बी नो लेटरल मूवमेंट ऑफ द व्हीकल। तो व्हीकल हमारा लेटरली आउटवर्ड भी नहीं मूव करेगा और लेटरली इनवर्ड भी नहीं मूव करेगा। इस कंडीशन को अचीव करने के लिए वी हैव जस्ट इक्वेटेड द फोर्सेस इन द लेटरल डायरेक्शन, और वहां से हम लोगों ने एक जनरल इक्वेशन डिराइव कर ली थी जिसको हम लोग बोलते हैं E प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ इज इक्वल टू स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन जी आर या फिर कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ध्यान देने वाली बात थी यहाँ पर यूनिट। स्मॉल वी में जब हम कभी भी स्पीड को स्मॉल वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी नीड टू टेक द यूनिट एज मीटर पर सेकेंड, और अगर v को हम लोग कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो यूनिट कंसीडर करने वाले हैं दैट विल बी इन kmph। r इज द रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर। r क्या था हमारा? सिंपल जो सर्कुलर कर्व हम लोगों ने प्रोवाइड किया है फॉर चेंजिंग द अलाइनमेंट और फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन, उसकी जो रेडियस थी उसको आपने रिप्रेजेंट किया था r से विद द हेल्प इन द यूनिट ऑफ मीटर। फिर आपने कंसेप्ट देखा था इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का। तो आपने बोला सर ये एक ऐसा थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन है कि ये सुपर एलिवेशन सफिशिएंट होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए। ऑल द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी काउंटर बैलेंस बाय द सुपर एलिवेशन ओनली। और ऐसे थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन को आपने बोला था, ऐसे थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन को आपने बोला था इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। और एट द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन जो इनर व्हील है और जो आउटर व्हील है उन दोनों पे ही रिएक्शन या फिर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी, और ये हम लोगों ने डिराइव भी किया था। वाइल डिफाइनिंग द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन को डिफाइन करने के लिए वी हैव निग्लेक्टेड द वैल्यू ऑफ द लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट। लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू को हम लोगों ने निग्लेक्ट कर दिया था। तो यहाँ तक का डिस्कशन हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में। इनमें से किसी भी पॉइंट में अगर किसी को कोई डाउट हो कहीं पे भी, वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ इन सुपर एलिवेशन, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। If anyone having any doubt, any query till now, you can ask your doubt, you can ask your query. हाँ भाई, यही टॉपिक कंप्लीट किए थे अब तक हम लोगों ने। यहाँ तक के डिस्कशन में अगर बेटा किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। बोलो बेटा, एक बार सभी लोग कंफर्म कर लो, ये जितनी भी बातें हम लोगों ने सुपर एलिवेशन की करी हैं अब तक, वो डिस्कशन सभी को क्लियर है, यस और नो, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। फिर आगे बातचीत करते हैं। अभी तक तो जितना पढ़ाया है सर, ईएससी गेट क्वेश्चन बन जा रहा है। क्यों नहीं बनेगा बेटा? क्यों इतना पैनिक हो रहे हो?
जो जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे आप उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। जब एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप उस प्रॉब्लम उस कंसेप्ट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। और शायद अगर अभी तक आपने कन्वेंशनल क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया है, जाहिर सी बात है अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो हो सकता है अभी आप केवल गेट के और ईएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन जो आप लगा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यस, लेकिन अगर आप कभी टाइम निकाल के देखेंगे कि जो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं उससे रिलेटेड कन्वेंशनल क्वेश्चन जो आपके ईएससी मेंस का पार्ट हैं, उन क्वेश्चंस को भी जब आप देखेंगे तो उनको भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए और पूरे डेडिकेशन के साथ, फुल कमिटमेंट के साथ जो भी कंसेप्ट हम लोग कवर कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए और उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। यू विल एबल टू, अगर आपने ध्यान दिया हो किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद, मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम के पीवाईक्यू के लिए नहीं बोलता हूँ। अगर आपने ये बात नोटिस की हो, व्हेन एवर वी आर गोइंग टू कंप्लीट एनी टॉपिक, तो कभी मैंने नहीं कहा होगा कि ठीक है अब आप जाके गेट के क्वेश्चन लगा सकते हैं, ईएससी के मत लगाइएगा, पंजाब पीएससी के मत लगाइएगा, राजस्थान पीएससी के मत लगाइएगा, बिहार पीएससी के मत लगाइएगा, यूपी पीएससी के क्वेश्चंस मत लगाइए, केवल गेट के क्वेश्चन लगाइएगा, ऐसा तो नहीं बोला ना मैंने। वेन एवर आई हैव कंप्लीटेड एनी टॉपिक, जो भी टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है उसमें क्लियरली आपको ये बोला गया है कि नाउ यू आर इन द पोजीशन यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। किसी भी एग्जाम का कोई भी सवाल जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा स्टेटमेंट रहता है। इफ यू हैव नोटिस्ड, यस और नो। ठीक है, तो ऐसे ही ग्रेजुअली आपको सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। रिवीजन और प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। क्वेश्चन लगाना क्यों जरूरी है, उसका लॉजिक है। ऐसा नहीं कि बस दो चार क्वेश्चन लगा लिए प्री वाईक्यू और हो गया। जब आप एक ही टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको इस बात का आइडिया लगता है, कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक एबिलिटी को ग्रो कर पाते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से किन किन तरीके के क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हो सकता है। एक ही कंसेप्ट आपके एग्जाम में कितने अलग अलग पॉसिबल वेज की हेल्प से अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो होती है वो इम्प्रूव होती है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन। इसलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, एहसान के तो क्वेश्चन लग जा रहे हैं, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग इतनी शांति का साथ क्यों दे रहे हैं? इतनी शांति का चक्कर यही हो सकता है कि या तो अभी तक क्वेश्चन लगाना स्टार्ट नहीं किया है तो बता नहीं पा रहे हैं कि लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो क्या है ये शांति का राज, बताएगा कोई मुझे? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस साइलेंस? जितने भी लोग रेगुलरली क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, ये सवाल मेरा उन सभी लोगों से है, आर यू एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, यस और नो? अच्छा, विवेक से भी लग रहे हैं, व्हाट अबाउट अदर्स? तो एहसान एंड विवेक आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, व्हाट अबाउट अदर्स? सभी का जवाब चाहिए भाई। और बेटा जो लोग क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, इन क्लासेस को अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है। सिंपली यू आर वेस्टिंग द टाइम इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन, इफ़ यू आर नॉट रिवाइजिंग द कंसेप्ट। ये जो बातें आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, अगर आप इनका रिवीजन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो कुछ ही दिनों की बातें हैं और ये बातें दिमाग से निकल जाएंगी। ठीक है, तो कुछ खास बेनिफिट मिलने वाला नहीं है आपको अगर आप रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं।
और ये नहीं कि बाद में लगा लेंगे सवाल, अभी लगाना जरूरी है। हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज लर्निंग का एक प्रोसेस होता है। ठीक है। अब कुछ चीजें थी जो आपने बचपन में ही सीख ली थी, अब आप सोचते नहीं नहीं जब हम 20 साल के हो जाएंगे तभी सीखेंगे, तो मुश्किल हो जाता है फिर, अब नहीं सीख सकते हैं। हाँ है ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द लर्निंग प्रोसीजर। और प्रोसीजर ये बोलता है कि जिस समय आप सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, जिस समय आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन और प्रैक्टिस साथ साथ लगाते चलिए, करते चलिए। चलिए, तो आई होप जिन्होंने भी अभी तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो भी लोग भी क्वेश्चन जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। और अभी बहुत ज़्यादा एज सच क्वेश्चन है भी नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने बहुत कम टॉपिक कंप्लीट किए हैं। जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ता चला जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फिर एक साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़े, इससे बढ़िया तरीका क्या है कि थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम लोग डेली इजिली टॉपिक वाइज कंप्लीट करते रहें। चलिए भाई, बातचीत को स्टार्ट करते हैं और सुपर एलिवेशन के मुद्दे को ले चलते हैं आगे। और आगे इस लेक्चर में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ डिजाइन सुपर एलिवेशन, आईआरसी की क्या रिकमेंडेशन है सुपर एलिवेशन को लेके, डिजाइन स्टेप क्या है अगर एज अ डिजाइनर हमें कहीं पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है तो वेरियस स्टेप्स क्या होंगे, और टाइप्स ऑफ रेडियस, जो आप कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी रेडियस के क्या क्या टाइप्स हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और लास्ट क्लास का आपका एक टॉपिक रह गया था, दैट इज द अटेनमेंट ऑफ द सुपर एलिवेशन। प्रैक्टिकली हम सुपर एलिवेशन को कैसे कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और आज सुपर एलिवेशन वाले टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। अगली क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे नए टॉपिक की, और वो टॉपिक होने वाला है ट्रांजिशन कर्व। वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, अब तक आपने सुपर एलिवेशन की दो इक्वेशन पढ़ ली हैं। अब तक आपने पढ़ लिया E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R, और दूसरा पढ़ लिया आपने E इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। अब तीसरी इक्वेशन आप देखने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू द ई डिजाइन। अब ई डिजाइन का प्रिंसिपल क्या है ये समझ लो। देखो, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे एक बात तो क्लियर हो गई है। क्या मैं बोल सकता हूं इस जनरल इक्वेशन की हेल्प से मैं इस बात को समझ पा रहा हूं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जो सुपर एलिवेशन है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब इस सुपर एलिवेशन और स्पीड आर रिलेटेड टू ईच अदर। सुपर एलिवेशन एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल या फिर डिजाइन स्पीड ऑफ द रोड आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या ये बात हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं? अरे तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर किसी भी रोड पे V ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगी, तो P होता है mv²/r, तो ऑटोमेटिकली P भी ज्यादा हो जाएगा और इस P को बैलेंस करने के लिए ज्यादा सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड होगा। अरे भैया, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा डेवलप हो रहा है, जब विलन वाला फोर्स ज्यादा डेवलप हो रहा है, जब विलन के पास ज्यादा पावर है, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, उसको रोकने के लिए हीरो के पास भी तो ज्यादा पावर होनी चाहिए। और हीरो वाला फोर्स कौन सा था? mg साइन थीटा। तो mg साइन थीटा में थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, या फिर मैं उसी को बोल दूं सुपर एलिवेशन को इंक्रीज कर दो, काइंट को इंक्रीज कर दो, बैंकिंग को इंक्रीज कर दो, सबका मतलब सेम है। यस और नो? अब प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि जब कभी भी हम लोग प्रैक्टिकली सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी रोड के लिए, और आप सभी बेटा इस बात को जानते हो कि प्रैक्टिकली किसी भी रोड पे जो ट्रैफिक कंडीशन होती है वो होती है मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। प्रैक्टिकली देयर विल बी द मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन ऑन एनी रोड। सर, ये मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन का मतलब क्या है? मतलब वहां पर फास्ट मूविंग ट्रैफिक भी होगा और स्लो मूविंग ट्रैफिक भी होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऐसी रोड है जिसकी डिजाइन स्पीड है 100 kmph। मान लो एक प्लेन टेरेन में
प्लेन टेरेन में आप नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और वहाँ पर कोई एक कर्व आ रहा है जहाँ पर आपको सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है, तो उसकी स्पीड है 100 kmph। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ रोड की डिज़ाइन स्पीड के बारे में। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी भी रोड की डिज़ाइन स्पीड 100 kmph है तो क्या लगता है आपको, सारे व्हीकल जो उस रोड पे मूव कर रहे होंगे, जितना भी ट्रैफिक होगा उस रोड पे, क्या वो 100 kmph से ही मूव करेगा? प्रैक्टिकली पूछ रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली क्या होने वाला? ऑल द व्हीकल्स विल फॉलो द डिजाइन स्पीड ऑफ द रोड। क्या लगता है? ऑल द व्हीकल्स विल फॉलो द स्पीड ऑफ द रोड? आंसर इज गोइंग टू बी नो। कुछ व्हीकल होंगे, जाहिर सी बात है, हो सकता है कुछ ऐसे व्हीकल हों जो रोड की डिजाइन स्पीड को फॉलो कर रहे हो। कुछ व्हीकल आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो रोड की डिजाइन स्पीड से ज्यादा स्पीड पे मूव कर रहे हैं। कुछ व्हीकल आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो रोड की डिजाइन स्पीड से कम की स्पीड पे मूव कर रहे होंगे। प्रैक्टिकली तो यही सिचुएशन होगी ना। प्रैक्टिकली ऑल टाइप ऑफ द व्हीकल विल बी देयर। सम ऑफ द व्हीकल विल फॉलो द डिजाइन स्पीड ऑफ द रोड, some of the vehicle will move with the greater speed of the design of the road, and some of the vehicle will move with the lesser speed of the design of the road, design speed of the road। अब मेरा सवाल तुमसे ये है कि देखो, जो व्हीकल ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है वो चाहता है कि रोड पे ज्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाए। जो व्हीकल कम स्पीड से मूव कर रहा है वो चाहता है कि उसके लिए कम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि जो व्हीकल कम स्पीड से मूव करेगा और उसके लिए अगर आपने ज़्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया है तो इस सुपर एलिवेशन की वजह से वो इनवर्ट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। वहाँ पर व्हीकल का लेटरल इनवर्ट डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगा, वो भी डिज़ायरेबल नहीं है। फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए अगर आपने प्रॉपरली सुपर एलिवेशन डिज़ाइन नहीं किया तो क्या होगा, जब वो कर्व पे मूव करेगा तो प्रॉपरली सुपर एलिवेशन ना मिलने की वजह से वो व्हीकल ओवरटर्न कर सकता है। दैट व्हीकल में ओवरटर्न। तो डोंट यू थिंक देयर विल बी सम प्रैक्टिकल डिफिकल्टी? हमारे सामने एक ये चैलेंज है कि जब अब हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि हम ऐसा सुपर एलिवेशन बना दें या प्रोवाइड कर दें जो कि चेंज होता रहे, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो भी सुपर एलिवेशन होगा वो तो हम वन टाइम कंस्ट्रक्शन करेंगे ना। जितना भी आपको आउटर एज को हायर एलिवेशन पे प्रोवाइड करना है एज कंपेयर टू द इनर एज, यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इन वन टाइम ओनली, यस और नो? अब ऐसा तो है नहीं, सुबह गए तो अलग सुपर एलिवेशन था, शाम को गए उस रोड पे तो अलग सुपर एलिवेशन की वैल्यू बदल गई, रात को गए तो सुपर एलिवेशन फिर से चेंज हो गया। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मेरा सवाल तुमसे ये है कि प्रैक्टिकली हम कितना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करें कि वो हर तरीके के व्हीकल के लिए, फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए भी सेफ हो और स्लो मूविंग व्हीकल के लिए भी सेफ हो। ये एक सवाल है मेरा। ये जो कहानी मैंने अभी तुम्हें समझाई, ये समझ में आ गई कि नहीं? तो सबसे पहले यहां से ये कंक्लूड कर लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द डिजाइन सुपर एलिवेशन। अब आप उस सुपर एलिवेशन की बात कर रहे हैं जो प्रैक्टिकली फील्ड पर, रोड पर आप प्रोवाइड करेंगे। दिस इज द प्रैक्टिकल सुपर एलिवेशन दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड फॉर द मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। What do you mean by the mixed traffic condition? It will have the slow moving traffic as well as it will have the fast moving vehicle also. क्लियर है बेटा यहां तक की कहानी सभी को? The discussion till now is clear to everyone, yes or no? यहां तक की सभी बातें सभी को अगर क्लियर हैं तो फिर आगे बातचीत करते हैं। और समस्या है ये, देखो इसमें अगर हम स्लो मूविंग व्हीकल को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर द फास्ट मूविंग व्हीकल। अगर फास्ट मूविंग व्हीकल को प्रेफरेंस दे रहे हैं डिजाइनिंग में तो इट इज क्रिएटिंग द डिस्कम्फर्ट फॉर द स्लो मूविंग व्हीकल, यस और नो? तो सबको कैसे खुश रखा जाए, सबकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करी जाए? तो जाहिर सी बात है, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम किसके पास जाते हैं? हम आईआरसी के पास जाते हैं। तो ये समस्या लेके जब आप पहुंचे आईआरसी के पास, तो आईआरसी ने अपना एक सजेशन दिया, अपना एक तरीका बताया प्रैक्टिकली रोड पे कैसे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करें
जो कि फास्ट मूविंग ट्रैफिक के लिए भी कोई दिक्कत ना करे और स्लो मूविंग व्हीकल के लिए भी कोई दिक्कत ना करे। तो क्या है आईआरसी की गाइडलाइन और क्या है आईआरसी के सजेशन, ये बातचीत हम लोग करना चाह रहे हैं। तो देखो आईआरसी ने क्या रिकमेंड किया। जब आपने पूरी प्रॉब्लम, जो जैसे मैंने अभी आपको प्रॉब्लम समझाई, जब इस प्रॉब्लम को आपने आईआरसी के सामने डिस्कस किया तो आईआरसी ने कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको कुछ तरीके बताए। आईआरसी ने बोला कि तुम सुपर एलिवेशन के बारे में क्या जानते हो, तो तुमने बोला सर हम सुपर एलिवेशन के बारे में ये जानते हैं, हम सुपर एलिवेशन के बारे में ये इक्वेशन जानते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल है मेरा तुमसे, ये बताओ ये जो फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट है, लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, ये इसका नेचर क्या है, हीरोइक नेचर है या विलन नेचर है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट एफ है, इसका नेचर आप क्या समझोगे, हीरोइक नेचर समझोगे या विलन वाला नेचर है, मतलब ये हमारे व्हीकल को सपोर्ट कर रहा है या फिर डिस्टर्ब कर रहा है। ये हमारे व्हीकल को सपोर्ट कर रहा है या फिर डिस्टर्ब कर रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दैट इज स्मॉल एफ, स्मॉल एफ की बातचीत कर रहा हूं मैं। हीरोइक नेचर है, बिल्कुल सही बात है कि सर जब कभी भी पी फोर्स की वजह से हमारा व्हीकल लिटरली आउटवर्ड भाग रहा था तो उसको रोकने वाला एक फोर्स था। हाँ वो अलग बात है कि ये फोर्स कम था, ये फोर्स सफिशिएंट नहीं था कि ये पी को काउंटर बैलेंस कर पाए, इसलिए फिर हमें डिजाइन में चेंज करना पड़े। बट भाई इसका जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको निग्लेक्ट तो नहीं कर सकते हैं ना। अरे थोड़ा बहुत ही सही, जितनी क्षमताएं हैं उतनी तो हेल्प कर रहा है तुम्हारी ना। जब तुम्हें पी फोर्स परेशान कर रहा था तो इसकी जितनी भी अपनी कैपेबिलिटीज थी उसके अकॉर्डिंगली ये आपको सपोर्ट तो कर रहा है ना। बिल्कुल सही पहचाना आपने, इसका नेचर जो होगा वो हीरोइक नेचर होगा और ये हमारे व्हीकल को सपोर्ट कर रहा है। तो आईआरसी ने एक बात पूछा आपसे कि सुपर एलिवेशन क्यों डिजाइन कर रहे हो। तुमने सुपर एलिवेशन के बारे में पढ़ रखा था, तुमने बोला सर क्योंकि वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है P इज इक्वल टू mv²/r। तो कोड ने क्या बात बोली, कोड ने क्या सजेस्ट किया आपको, कोड ने एक बढ़िया सी बात बताई कि देखो जो भी तुम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कर रहे हो। तुमने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा तुम जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैलकुलेट करो तो पूरी स्पीड के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मत कैलकुलेट करो। समझना जरा इस बात को ध्यान से, उन्होंने बोला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप निकाल लो वो निकालो 75% ऑफ डिजाइन स्पीड के लिए, वो निकालो आप 75% ऑफ डिजाइन स्पीड के लिए। तुम्हें नाराजगी हो गई, तुमने कहा सर एक बात बताइए, जब ज्यादा पी फोर्स डेवलप हो रहा है तो हम कैलकुलेशन में या डिजाइन करते समय ऐसा क्यों एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे व्हीकल पे कम पी फोर्स लगेगा। मतलब आप बोल लो कि जब रोड पे व्हीकल मूव करेगा तो उस पर ज्यादा पी फोर्स एक्ट करेगा, लेकिन जब आप डिजाइन कर रहे हैं तो आप एज्यूम कर लीजिए कि उस पर कम पी फोर्स लग रहा है। ये तो गलत बात है ना भाई। अगर हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं तो हम तो अपने यूजर की सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। प्रैक्टिकली जितना उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी डेवलप हो रहा है उतने ही फोर्स के लिए आप डिजाइन भी करिए ना, तभी तो हमारा यूजर सेफ होगा, तभी तो हमारा यूजर रोड पे सेफ होगा। यहां पर कोड ने क्या बोला कि कैलकुलेट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी ओनली फॉर द 75% ऑफ द डिजाइन स्पीड। केवल और केवल 75% डिजाइन स्पीड के लिए आप अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैलकुलेट करिए और उसके लिए डिजाइनिंग करिए। तो आपका ये डाउट था कि सर ऐसा करने से तो हम तो अनसेफ डिजाइन कर रहे हैं ना, ऐसा करने से तो हम रोड में अपने यूजर की सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना, खिलवाड़ कर रहे हैं ना। तो कोड ने कहा पहले पूरी बात सुन तो लो कि बस नाराज ही हो जाओगे। कोड ने कहा अभी मेरे सजेशंस जो थे वो खत्म नहीं हुए,
कोड ने कहा अभी मैंने केवल आपको आधी बात बताई है, आधी बात और सुनिए। कोड ने पूछा कि क्या प्रैक्टिकली स्मॉल एफ की वैल्यू कभी जीरो हो सकती है? वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या प्रैक्टिकली स्मॉल एफ की वैल्यू कभी जीरो हो सकती है? प्रैक्टिकली लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कैन बी इक्वल टू जीरो, यस और नो? प्रैक्टिकली लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट क्या जीरो हो सकता है? प्रैक्टिकली लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या कभी जीरो हो सकती है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। कोड निकाले, लेकिन एक काम करो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। कोड ने बोला एक काम करो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको, इस एफ को कंसीडर मत करो। इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझो कि मतलब एक ऐसा फोर्स जो हमें फील्ड पर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, डिजाइनिंग के समय हम उसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। While designing the super elevation, we are not considering that force. That force will actually help in the field. ये तो सेफ डिजाइन है यार। तुम 60% के लिए पढ़ाई कर रहे हो, 70% आ जाए तो नाराज हो जाओगे क्या? बोलो। तुम चाह रहे हो कि तुम गेट में टॉप 100 में रैंक लाओ, तो अब तुम्हारी रैंक आ जाए कहीं 50 से 100 के बीच में, और तुम्हारी रैंक अगर आ जाती है टॉप 10 में, तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाओगे, बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाओगे। बोलो कि नहीं नहीं सर, अब हमें तो दोबारा पेपर देना है। सर हमने सोचा था 60 50 से 100 के बीच में रैंक आएगी, ये पता नहीं मेरे साथ क्या अन्याय हो गया, मेरी रैंक तो टॉप 10 में आ गई है। ऐसा तो नहीं करोगे ना? तो प्रैक्टिकली फील्ड में आपको ये फ्रिक्शन का फोर्स मिलेगा जो कि आपकी हेल्प भी करेगा, लेकिन डिजाइन करते समय हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वहां पर हमें सपोर्ट करने वाला कोई फोर्स नहीं है। वहां पर हमें सपोर्ट करने वाला कोई फोर्स नहीं है। वाइल डिजाइनिंग वी आर एज्यूमिंग दैट। ऐसा दोनों कंडीशन को एज्यूम करके एक आईआरसी ने आपको एक बीच का रास्ता बताया। आईआरसी ने एक तरीका बताया कि अगर इन दोनों चीजों को फॉलो करेंगे तो आप जो सुपर एलिवेशन डिजाइन करेंगे वो प्रैक्टिकली फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए भी ठीक होगा और स्लो मूविंग व्हीकल के लिए भी ठीक होगा। तो दिस इज द वे दैट इज सजेस्टेड बाय द आईआरसी कि by following these two conditions you can design the super elevation for the road and it will be fine for the fast moving traffic as well as for the slow moving traffic by applying these two conditions। तो क्या मैं लिख दूं ई डिजाइन विल बी इक्वल टू 0.75 कैपिटल वी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 127 आर। और थोड़ा सा इसको जरा आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ई डिजाइन विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। ई डिजाइन विल बी इक्वल टू 225 अपॉन आर। दिस विल बी द डिजाइन सुपर एलिवेशन सजेस्टेड बाय द आईआरसी। ये फॉर्मूला कैसे आया, इसके पीछे की क्या कहानी थी, वो सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी। वो सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी। द इंटायर डिस्कशन अबाउट द डिजाइन सुपर एलिवेशन इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यहां तक जो हम लोगों ने बातचीत की है डिजाइन सुपर एलिवेशन की, क्या वो बातचीत सभी को क्लियर है, यस और नो? द इंटायर डिस्कशन टिल नाउ रिलेटेड टू द डिजाइन सुपर एलिवेशन इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? So this is the formula for the design super elevation. This is the formula for the design super elevation. I hope the entire discussion is clear to everyone. यहाँ तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो बेटा डेफिनेटली यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। If anyone having any doubt, any query till now, you can ask your doubt, you can ask your query.
चलें फिर आगे बातचीत करें। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ द डिजाइन सुपर एलिवेशन। वी हैव कंसीडर्ड द वैल्यू ऑफ एफ एज जीरो फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू and we are calculating the centrifugal force P only for the 75% of the design speed as suggested by the IRC. And when we will provide this super elevation on the road, it will be helpful, it will be sufficient for both fast moving traffic as well as for the slow moving traffic. ये दोनों ही तरीके के ट्रैफिक के लिए कैसा रहने वाला, ठीक रहने वाला है, किसी के लिए भी कोई भी डिस्कम्फर्ट क्रिएट नहीं करेगा। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द डिजाइन सुपर एलिवेशन। ये आपके डिजाइन सुपर एलिवेशन का कंसेप्ट यहाँ पर बेटा क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब जरा ये ध्यान देना, कभी भी कोड ने बोला कि कभी भी जो भी सुपर एलिवेशन आप रोड पे डिजाइन कर रहे हैं, इन एनी कंडीशन this design super elevation should not be the maximum value recommended by the IRC. It should not be greater than from these value. मतलब कोड ने सुपर एलिवेशन की वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कोड ने सुपर एलिवेशन की वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि बोले भाई जब कभी भी आप कहीं पे भी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे तो इससे ज़्यादा का सुपर एलिवेशन, अलग अलग कंडीशंस के लिए वैल्यू बताई गई हैं, क्या वैल्यूज हैं उनके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे। बट कोड इज रिस्ट्रिक्टेड द वैल्यूज ऑफ द सुपर एलिवेशन। क्यों रिस्ट्रिक्ट किया है कोड ने सुपर एलिवेशन की वैल्यू को, बता सकते हो क्या? वाई कोड हैज रिस्ट्रिक्टेड द वैल्यूज ऑफ द सुपर एलिवेशन? प्रैक्टिकली जो डिजाइन सुपर एलिवेशन है, कोड ने उसकी वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट क्यों किया है? Why code has restricted the values of the design super elevation? Why code has restricted the values of the design super elevation? कोई आइडिया किसी को? अरे जितना मन है उतना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने देते ना। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाई एक लिमिट से ज़्यादा आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं? एक लिमिट से ज़्यादा आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा आपसे क्यों बोल रहा है कोड? कोई तो रीज़न होगा, कोई तो रीज़न होगा, यस और नो? क्या रीज़न होगा, कोई आइडिया? क्यों रिस्ट्रिक्ट किया है कोड ने कि भाई सुपर एलिवेशन जब कभी भी प्रोवाइड कर रहे हो तो डिजाइन सुपर एलिवेशन जो मैक्सिमम वैल्यू मैं बता रहा हूं उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? अरे आपको आंसर पता है मेरे लाल, इस बात का जवाब आपको पता है। ये बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपने ज्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया तो भैया व्हीकल को तुम्हारे P4 से दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जो तुमने ज्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया है, ये ज्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने की वजह से व्हीकल तुम्हारा लेटरली इनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इफ यू हैव प्रोवाइडेड द मैक्सिमम इट विल प्रोवाइड द वैल्यू बियॉन्ड द रिस्ट्रिक्शन, इट विल कॉज द लेटरल स्किड। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अंशु का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। तो कोड ये नहीं चाहता है कि समस्या को खत्म करने की बजाय आप समस्या को और बढ़ा दें, समझ रहे हो? तो व्हीकल P4 की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया आए दिन उसी से परेशान है। दैट्स वाई IRC हैज रिस्ट्रिक्टेड द वैल्यूज ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिजाइन सुपर एलिवेशन। इस बात को ध्यान रखते हुए IRC ने सुपर एलिवेशन की, डिजाइन सुपर एलिवेशन की मैक्सिमम वैल्यूज को क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? तो जरा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एनी केस कभी भी जीवन में ध्यान रखना, जब जब बात होगी सुपर एलिवेशन की, जब कभी भी हम सुपर एलिवेशन की बात करेंगे, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि कभी भी डिजाइन सुपर एलिवेशन IRC ने जो वैल्यू रिकमेंड की है उनसे ज्यादा ना हो जाए। आ रहा है कैलकुलेशन में, आने दो।
बट जब कभी भी डिजाइन करेंगे तो वी कैन नॉट प्रोवाइड मोर सुपर एलिवेशन एज सजेस्टेड बाय द आईआरसी। आईआरसी ने जो वैल्यूज बताई हैं उससे ज्यादा का सुपर एलिवेशन हम कभी भी किसी भी सिचुएशन पे प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। क्लियर है बेटा ये बात? क्लियर है ये बात सभी को? जरा समझिए क्या वैल्यूज हैं। मिनिमम सुपर एलिवेशन, तो भैया किसी भी रोड पे जो मिनिमम सुपर एलिवेशन होगा, किसी भी कर्व पे जो मिनिमम सुपर एलिवेशन होगा वो कैम्बर के बराबर होगा। क्योंकि देखो रोड में स्ट्रेट रोड हो, हॉरिजेंटल कर्व हो, कैसी भी रोड हो, हर तरीके की रोड में ड्रेनेज को तो इंश्योर करना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी कर्व रोड पे स्पीड इतनी कम है कि जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप ही नहीं हो रहा है। जब बहुत ज्यादा ऐसा सिग्निफिकेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप नहीं होगा तो वहां पर आप सुपर एलिवेशन भी नहीं प्रोवाइड करेंगे। यस और नो? वहां पर फिर आप सुपर एलिवेशन भी नहीं प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो सब बात की बात है। किसी भी रोड पे ड्रेनेज को तो इंश्योर करोगे। तो कर्व के केस में जो मिनिमम सुपर एलिवेशन होगा बेटा वो आपके कैम्बर के बराबर होगा। अगर आप सुपर एलिवेशन डिजाइन कर रहे हैं प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में, आपका सुपर एलिवेशन कभी भी 7% से ज्यादा नहीं होगा फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। अब प्लेन टेरेन की कंडीशन क्या है एज पर आईआरसी? बेस्ड ऑन द स्लोप। रोलिंग टेरेन की प्लेन, रूलिंग, माउंटेनियस, स्टीप, हर तरीके की टेरेन कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेन टेरेन के लिए स्लोप जो होगा वो लेस देन 10% होगा। रूलिंग टेरेन के लिए जो स्लोप था वो 10 to 25% था। माउंटेनियस टेरेन के लिए जो स्लोप था वो 25 to 60% था। और स्टीप टेरेन के लिए जो आपका स्लोप था वो ग्रेटर देन 60% था। तो फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन विल बी इक्वल टू 7%। इट इज रिकमेंडेड बाय द आईआरसी। सिमिलरली अगर आप हिली टेरेन में कभी आप कोई सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर क्या है बर्फबारी हो रही है, हिली टेरेन कवर्ड विथ स्नो, वहां पर ई मैक्सिमम भी कितना आप प्रोवाइड कर सकते हैं? दैट विल बी इक्वल टू 7%। If there is a hilly terrain covered with snow, then also we can provide the maximum super elevation as 7%. Hilly terrain without snow, in that case we can provide the super elevation as 10%. उस केस में सुपर एलिवेशन जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं दैट वी कैन प्रोवाइड एज 10%। अर्बन एरिया के केस में जो सुपर एलिवेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 4% होगी। इन द अर्बन एरिया we can provide the maximum super elevation as 4%। ठीक है? और हर जगह जब कभी भी लेटरल डायरेक्शन में बात होगी, इन ऑल द केसेस द लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट एज पर आईआरसी इज 0.15। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। तो दीज आर द मैक्सिमम वैल्यू रिकमेंडेड बाय द आईआरसी फॉर द सुपर एलिवेशन। तो वेन एवर, अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहीं पे जनरली हम लोग एग्जाम में गलती करते हैं कि वेन एवर वी विल डिजाइन द सुपर एलिवेशन, जब कभी भी हम लोग सुपर एलिवेशन को डिजाइन करेंगे किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन पे डिजाइन सुपर एलिवेशन जो होगा वो इन मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नोट कर लीजिए, ऑल दीज वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट।
हाँ भाई, नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया सभी ने? कोई डाउट किसी को? एनी डाउट टू एनी वन, एनी क्वेरी टू एनी वन? यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी. चलिए, तो अब अगला डिस्कशन करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द डिजाइन स्टेप ऑफ द सुपर एलिवेशन. सुपर एलिवेशन को कैसे डिजाइन करते हैं, नाउ दैट वी विल सी दैट डिस्कशन. चलिए, लेट्स सी द डिस्कशन. सो वाई ई इज लेस देन एफ. अगर आप इन सभी वैल्यूज को ध्यान देंगे, देखिए, तो जितनी भी मैक्सिमम वैल्यूज हैं, जितनी भी मैक्सिमम वैल्यूज हैं सुपर एलिवेशन की, उन सभी की वैल्यू जो है वो एफ से कम है. ऐसा क्यों? इसका जवाब दीजिए चैट बॉक्स में. कोड ने हर जगह जो ई की मैक्सिमम वैल्यू आपको प्रोवाइड की है, वो सभी की सभी वैल्यूज जो है वो लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट से कम रखी गई हैं. वाई ऑल द values of the super elevation provided by the IRC is having the lesser value as compared to the lateral friction coefficient. What is the reason? You know the reason. क्या रीजन है? अरे बोलो भाई. सभी रिकमेंडेड वैल्यूज आपके सामने हैं और आप इन वैल्यूज को देखकर ये क्लियरली बोल सकते हैं, all the maximum values of the super elevation recommended by IRC is having the smaller value than lateral friction coefficient. कार स्लिप ना हो, किस डायरेक्शन में? There should be no lateral movement of the vehicle in the inward direction. There should be no lateral movement of the vehicle in the inward direction. अच्छा, एक चीज आप इसमें और ध्यान दो. अर्बन एरिया के केस में सुपर एलिवेशन कम क्यों प्रोवाइड किया गया है? अर्बन एरिया के केस में जो सुपर एलिवेशन की मैक्सिमम वैल्यू है वो कम है, ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक है? वाई द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द डिजाइन सुपर एलिवेशन इज लेस इन द केस ऑफ अर्बन एरिया? ये भी आप थोड़ा सा सोचकर आंसर दे सकते हैं. ट्राई टू अप्लाई ऑल दीज कंसेप्ट. बेटा, अब आप इस पोजीशन पे हैं कि ये सारी चीजें आप सोच सकते हैं. वाई द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द डिजाइन सुपर एलिवेशन इज हैविंग द लेसर वैल्यू इन द केस ऑफ अर्बन एरिया? यस, क्योंकि अगर तुम ज्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दोगे तो वहां व्हीकल ज्यादा स्पीड से मूव कर पाएगा. और अर्बन एरिया के केस में जनरली क्या होती है बेटा, थोड़ी भीड़ भाड़ रहती है. देयर विल बी मोर ट्रैफिक इन द केस ऑफ अर्बन एरिया, यस और नो? और ज्यादा ट्रैफिक में अगर व्हीकल तेज स्पीड से मूव करेंगे तो आपके यूजर की सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है. इन दैट केस द सेफ्टी ऑफ द यूजर में गेट कॉम्प्रोमाइज, यस और नो? उस केस में आपके यूजर की जो सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है. इसलिए क्या बोला गया कि भैया अर्बन एरिया के केस में मैक्सिमम सुपर एलिवेशन को ही कम रखो. जब मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कम होगा तो कम ही स्पीड से आप मूव करेंगे, और जब कम स्पीड से मूव करेंगे तो वहां पर चांसेस ऑफ कोलिजन और चांसेस ऑफ एक्सीडेंट क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे. देयर मे बी द लेस चांसेस ऑफ द कोलिजन और देयर मे बी द लेस चांसेस ऑफ द एक्सीडेंट ड्यू टू द लेसर स्पीड. तो आई थिंक अभी ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं और इसका भी जवाब मिल चुका है कि वाई ई वैल्यू इज लेस देन एफ. एनालिसिस आपके सामने है. अगला आता है डिस्कशन डिजाइन स्टेप. आओ भाई.
ये हमें नहीं आता, ये तुम्हें करना है। मान लो हम कहीं पे एक रोड बना रहे थे और इस रोड पे हमें काउंटर करने को मिला एक आर रेडियस का कर्व। हमें काउंटर करने को मिला एक आर रेडियस का कर्व। अब इस रोड पे जाहिर सी बात अगर कर्व है तो आपको बनाना पड़ेगा रोड को सुपर एलिवेटेड रोड। एज अ डिजाइनर यू ऑल शुड थिंक लाइक अ डिजाइनर नाउ। ये मैं आपको एक समस्या दे रहा हूं। चलो कुछ कुछ पहले मुझे बताओ कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, मैं चाहता हूं आप लोग ही बताएं। तो क्या मैंने बोला, फॉर एनी रोड वी आर हैविंग एन आर रेडियस कर्व। अब यहां पर आपको सुपर एलिवेशन को डिजाइन करना है, क्या तरीका होगा, वॉट विल बी द वेरियस स्टेप्स दैट नीड टू फॉलो फॉर डिजाइनिंग द सुपर एलिवेशन इन दिस केस। किस तरीके से सुपर एलिवेशन को डिजाइन करोगे बेटा, किस तरीके से सुपर एलिवेशन को डिजाइन करोगे। तो जाहिर सी बात है सर, सुपर एलिवेशन को डिजाइन करने के लिए सबसे पहली बात है हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ऐसे कौन कौन से पैरामीटर हैं जो आपको पता चल जाएं तो आप इस रोड के लिए प्रॉपरली सुपर एलिवेशन डिजाइन कर सकते हैं। बताओ क्या रिक्वायरमेंट है, बताओ क्या रिक्वायरमेंट है। बोलो भाई, ऐसे कौन कौन से, आर पता चल जाए और वी पता चल जाए, तो केवल आर और वी पता चल जाएगा तो सुपर एलिवेशन डिजाइन कर लेंगे, ऐसा विवेक कह रहे हैं। व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोग भी एक बार बता दें उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। बाकी लोग भी एक बार जरा बता दें उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अंशु भी बोल रहे हैं सर आर और वी। चलिए, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग सही बोल रहे हैं। चलो, अगर आप मुझे वी नहीं दे रहे हो तो मुझे टेरेन कंडीशन बता दो और टाइप ऑफ रोड बता दो। अगर आप टेरेन कंडीशन और टाइप ऑफ रोड बताएंगे उसके बेसिस पे भी तो मैं आईआरसी की हेल्प से डिजाइन स्पीड पता कर लूंगा। यस और नो। अरे भैया, आईआरसी ने अलग अलग टाइप के लिए, एनएच के लिए, एसएच के लिए, एमडीआर के लिए, ओडीआर के लिए, वीआर के लिए, और अलग अलग टेरेन कंडीशन में, प्लेन में, रोलिंग में, माउंटेनियस में, स्टीप में कितनी डिजाइन स्पीड होगी ये सब बता रखा है। तो आप मुझे टेरेन कंडीशन बता दो, आप मुझे टेरेन कंडीशन बता दो और आप मुझे किस तरीके की रोड है, कौन सा टाइप ऑफ रोड है ये बता दो तो भी मैं, और रेडियस ऑफ कर्व बता दो कितने रेडियस का आप कर्व आपको देखने को मिल रहा है, तो इसके बेसिस पे मैं सुपर एलिवेशन को डिजाइन कर सकता हूं। इसके बेसिस पे मैं सुपर एलिवेशन को डिजाइन कर सकता हूं। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या स्टेप होंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे ई डिजाइन निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। ई डिजाइन जो होता है, तो व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर दैट यू रिक्वायर्ड वी एंड आर। ये दोनों चीजें आपको पता है। दीज पैरामीटर्स आर नोन टू यू, these parameters are known to you. You know the design speed of the road and you know the radius of the curve. आपको इस कर्व की रेडियस भी पता है। You know the radius of the curve. तो भैया सबसे पहले डिजाइन सुपर एलिवेशन निकाल लें, और डिजाइन सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने का तरीका क्या, ई डिजाइन विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। E design will be equal to V square upon 225 R, yes or no। अगला स्टेप क्या होगा बोलो बेटा, अब क्या करें। जाहिर सी बात है आप यहां पर V की वैल्यू पुट करेंगे, R की वैल्यू पुट करेंगे,
तो एक डिजाइन सुपर एलिवेशन आपको मिल जाएगा। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, थिंक लाइक ए डिजाइनर। ये प्रॉब्लम आपको ही सॉल्व करनी है, ये प्रॉब्लम आपको ही सॉल्व करनी है। बोलो बेटा क्या किया जाए। अरे भैया जो भी डिजाइन सुपर एलिवेशन यहां से आपको मिलेगा वो सुपर एलिवेशन हम चेक कर लें कि आईआरसी की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो ई डिजाइन मेरे पास आ रहा है इसको मैं कंपेयर करूंगा ई मैक्स से। अगर ये ई डिजाइन जो है वो ई मैक्स से कम है, मामला चंगा सी। क्यों भाई? अगर ये ई डिजाइन जो है वो ई मैक्सिमम जो भी रिकमेंड किया है आईआरसी ने उससे कम आ रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई नाराजगी नहीं है। मानते हो कि नहीं? लेकिन अगर प्रॉब्लम क्या हो गई, लेकिन अगर ई डिजाइन जो है बेटा आपका वो ई मैक्सिमम से ज्यादा आ गया, अब खेल खराब हो गया। क्योंकि हमारे डिजाइन सुपर एलिवेशन की वैल्यू ज्यादा आ रही है, जो आईआरसी ने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया है उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। बट हमारे पास रिस्ट्रिक्शन, इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप प्रोवाइड करेंगे ई मैक्स ओनली। क्योंकि मैक्सिमम सुपर एलिवेशन हम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं जो आईआरसी ने हमें बताया है, उससे ज्यादा का सुपर एलिवेशन तो हम प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। यस और नो? उससे ज्यादा का सुपर एलिवेशन तो हम प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। मानते हो ये बात की नहीं? मानते हो ये बात की नहीं? तो अगर ये कंडीशन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम मजबूर हैं उस रोड पे मैक्सिमम सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करने के लिए। और जब आपका सुपर एलिवेशन रिस्ट्रिक्टेड हो गया है तो अगला काम क्या करोगे? नाउ वी विल चेक फॉर एफ। अब हम एफ के लिए चेक करेंगे, क्योंकि भैया एफ के लिए भी तो आईआरसी ने गाइडलाइन दी है आपको। फॉर एफ ऑल्सो देयर इज अ गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय द आईआरसी की जो डिजाइन कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.15 से ज्यादा आप एज्यूम कर ही नहीं सकते हैं। 0.15 से ज्यादा आप एज्यूम कर ही नहीं सकते हैं। तो अब हम लोग कर लेते हैं एफ के लिए चेक। और एफ के लिए कैसे चेक करेंगे? तो हमारे पास एक इक्वेशन थी, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। ई हमारा हो चुका है ई मैक्सिमम, यहां से हमने एफ निकाला। अब हम इसको कंपेयर करेंगे 0.15 से। अगर एफ की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0.15 आ रही है, अगर एफ की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0.15 आ रही है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, मामला इज ओके। कोड ने भी तो यही बोला था कि कभी भी एफ की वैल्यू 0.15 से ज्यादा कंसीडर मत कर लेना। कोड ने भी यही बोला था कि कभी भी एफ की वैल्यू को 0.15 से ज्यादा कंसीडर मत कर लेना। हमने करा भी नहीं। बोलो भाई, लेकिन समस्या कब आ जाएगी? व्हेन देयर विल बी द प्रॉब्लम। अगर इस ई डिजाइन एफ की वैल्यू 0.15 से प्रॉब्लम ज्यादा आ गई, इन दैट केस जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो होगा एफ इज इक्वल टू 0.15। एफ हम 0.15 से ज्यादा तो कंसीडर कर ही नहीं सकते हैं। तो अब इसी सिचुएशन को आगे लेके चलते हैं। अब मामला हो गया खराब। अब आते हैं स्टेप थर्ड में। अब हम कर लेते हैं चेक फॉर एफ, चेक फॉर वी। क्योंकि अब हमारा ई जो था वो ई मैक्सिमम तक पहुंच गया है और एफ भी है जो हम कंसीडर कर सकते हैं मैक्सिमम, वो है 0.15। अब ये दोनों वैल्यू रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो अब तो एक ऑप्शन है कि आप रेडियस को चेंज करिए, लेकिन जनरली आपको पता है कि रेडियस को चेंज करना हमेशा हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। भाई साइट रिस्ट्रिक्शन कंडीशंस क्या हैं, उसके लिए हमेशा ये पॉसिबल नहीं कि हम सीधे उठा के कर्व की रेडियस को चेंज कर लें।
तो रेडियस को चेंज करना हमारा लास्ट ऑप्शन है। मतलब हम नहीं प्रेफर करते हैं डिजाइनिंग के दौरान कि हम रेडियस को चेंज करें, क्योंकि फिर पूरी रोड की जियोमेट्री ही बदल जाएगी। उस केस में पूरी रोड की जियोमेट्री ही क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो उस अब क्या कर लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। जब E हमारा E मैक्स हो गया है, F हमारा 0.15 हो गया है, तो हम यहां से इस सिचुएशन पे कितनी स्पीड अलाउड है, क्या वो निकाल सकते हैं? बोलिए। इस सिचुएशन पे अगर जब हमारा E रिस्ट्रिक्टेड हो गया है E मैक्स में, F फिक्स हो गया है 0.15, तो क्या इस केस में इस सिचुएशन पे हमारा व्हीकल मैक्सिमम किस स्पीड से सेफली मूव कर सकता है, क्या हम वो निकाल सकते हैं? बोलिए। अरे बताओ भाई, हाँ या ना, क्या लगता है? क्या अब हम यहां से V अलाउड को कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर दिस सिचुएशन? बिल्कुल कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो। और सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि या तो ये जो V अलाउड है आपका, ये रोड की डिजाइन स्पीड के बराबर या कम आ जाएगा। यस, सिचुएशन को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ दिस V अलाउड इज ग्रेटर देन, इफ दिस V अलाउड इज ग्रेटर देन V डिजाइन। अच्छी बात है ना, जिस भी स्पीड के लिए आप डिजाइन करना चाह रहे थे, उतने स्पीड से, उससे ज्यादा स्पीड से आपका व्हीकल मूव कर रहा है। यहां पर प्रॉब्लम कब आएगी, अगर ये जो V अलाउड यहां से निकल के आती है, इसकी वैल्यू कम आ गई V डिजाइन से, अब क्या करोगे? मतलब इसको हिंदी में समझ लो, आप कह रहे थे कि सर हम रोड की जो स्पीड है वो 100 kmph रखना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस कर्व पे जब व्हीकल मूव करें तो वो 100 kmph की स्पीड से मूव करें। लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि इन सिचुएशन पे आपका जो व्हीकल है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेट से 70 kmph पे ही मूव कर सकता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70 kmph की स्पीड से ही मूव कर सकता है। तो अब आपके पास दो चॉइस है। पहला चॉइस तो क्या है कि आप यहां पर रेडियस चेंज कर दीजिए, चेंज रेडियस ऑफ द कर्व। ये जो कर्व आप प्रोवाइड कर रहे हैं इसकी रेडियस चेंज करिए और फिर से पूरे डिजाइन स्टेप्स को फॉलो करिए, फिर से पूरे डिजाइन स्टेप्स को फॉलो करिए। तो जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं, जनरली हम ऐसा प्रैक्टिकली अगर बात करें तो ऐसा नहीं करते, अभी अभी मैंने आपको बताया। और दूसरा चॉइस क्या है, प्रोवाइड प्रोवाइड स्पीड लिमिट साइन। ऐसी जगह पर आप अपने और अलाउ करिए अपने व्हीकल को, इस अलाउड स्पीड से ही अलाउ करिए। मतलब आप बोलिए कि भैया कर्व है और कर्व में ज्यादा स्पीड से मूव करोगे तो खतरा है, तो इससे अच्छा है कि आप यहां पर कम स्पीड से मूव करिए। तो जनरली आपने देखा भी होगा, जनरली आपने प्रैक्टिकली फील्ड पे देखा भी होगा, रोड पे देखा भी होगा कि जहां पर भी ऐसी सिचुएशन होती है तो वहां पर कर्व पर हम लोग रिस्ट्रिक्टेड स्पीड के लिए स्पीड लिमिट का साइन प्रोवाइड कर देते हैं। हैव यू सीन दिस सिचुएशन? Especially in the case of curve area, you will find there will be the speed limit sign. We are restricting the speed of the vehicle. बोलिए बेटा। तो what will be the various steps for designing the super elevation is clear to everyone? किसी भी रोड पे सुपर एलिवेशन को डिजाइन करने के लिए क्या स्टेप्स हैं, क्या तरीका है, ये सभी को क्लियर हो गया?
What are the various design steps for the super elevation is clear to everyone? बोलो बेटा. तो दीज आर द डिजाइन स्टेप्स. कहीं पे कोई भी समस्या हो, कोई तकलीफ हो तो पूछ लो, अदरवाइज ये नोट कर लो यार. और ये इंपॉर्टेंट है भाई, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम हो या कन्वेंशनल प्रॉब्लम हो, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तरीका आपको पता होना चाहिए. तो एक बार सभी लोग इसको नोट कर लो. नोट कर लिया बेटा? सी द नेक्स्ट स्लाइड. नोट कर लेना तो बता देना बेटा. डन. दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड. चलें आगे बातचीत करें बेटा. सी द नेक्स्ट स्लाइड.
यस, तो आई होप सभी लोगों ने नोट कर लिया बेटा। चलिए तो फिर आगे बातचीत कर लेते हैं। एंड नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ द रेडियस। दीज आर द डिजाइन स्टेप्स, ऑल दिस पॉइंट वी हैव कवर्ड। तो यहाँ पर दो तरीके के रेडियस की बात कर लेते हैं। एक होता है रूलिंग मिनिमम रेडियस और एक होता है एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। कौन सी दो रेडियस की बात कर रहे हैं आप? एक होती है रूलिंग मिनिमम रेडियस और एक होती है एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। इसका कंसेप्ट समझ लो, आर एम आर और ए एम आर। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने किसी भी रोड के लिए अलग अलग टेरेन कंडीशन पे मैंने क्या आईआरसी ने आपको दो स्पीड बताई हैं। किसी भी रोड के लिए आपको दो डिजाइन स्पीड पता होती है। एक को बोलते हैं हम लोग रूलिंग स्पीड और एक को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग स्पीड। रूलिंग मिनिमम रेडियस एंड एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। तुम्हें केवल ध्यान ये रखना है कि रूलिंग मिनिमम रेडियस जो होती है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन द डिजाइन स्पीड ऑफ द रोड, बेस्ड ऑन द रूलिंग और डिजाइन स्पीड। और एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस जो होती दैट इज बेस्ड ऑन द लिमिटिंग स्पीड। बस गेम कित क्या है कि रूलिंग मिनिमम रेडियस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट बेस्ड ऑन द डिजाइन स्पीड और द रूलिंग स्पीड ऑफ द रोड, एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ एनी कर्व वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द लिमिटिंग स्पीड। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर बात दे रखा, चलो इसको बाद में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं प्लेन टेरेन पे अगर एनएच है तो उसके लिए हमें पता है कि रूलिंग स्पीड जो होती है वो 100 kmph होता है। और लिमिटिंग स्पीड जो होता है वो 80 kmph होता है एज पर आईआरसी। ये दोनों वैल्यूज हमें पता है, यस और नो? ये दोनों वैल्यूज हमें पता है कि व्हाट विल बी द डिजाइन स्पीड, व्हाट विल बी द रूलिंग स्पीड एंड व्हाट विल बी द लिमिटिंग स्पीड। तो इसके लिए आर आर एम आर की वैल्यू बताइए और यहां से आप बताइए आर एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस की वैल्यू। जरा कैलकुलेट करके बताओ। रेडियस को फाइंड आउट करना है। लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट तुम्हें पता है 0.15। तो यू हैव 2 मिनट टाइम to find out the value of the ruling minimum radius and absolute minimum radius. तो आप सभी लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, E+F = V² / 127R।
हाँ भाई, अरे कुछ आया आंसर? हैव यू गॉट द आंसर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। वेरी गुड। तो वी नो E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। तो E for plane terrain maximum E will be equal to 0.07, F will be 0.15, 100 का स्क्वायर अपॉन 127 R R M R। तो यहाँ से रूलिंग मिनिमम रेडियस आ रही होगी आई थिंक, कितना निकाला तुम लोगों ने? 357.9, 357.9 मीटर। और ये आ जाएगा E प्लस एफ इज इक्वल टू वी लिमिटिंग का स्क्वायर अपॉन 127 आर एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। तो E विल बी 0.07, F विल बी 0.15, 80 का स्क्वायर डिवाइड बाई 127 आर एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। तो आर एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस विल बी 228 समथिंग आ रहा होगा, 229 समथिंग। चलो दैट विल बी नियरली इक्वल टू 230 मीटर। बोलो भाई, कोई समस्या किसी को? एनी डाउट? एनी डाउट टू एनीवन? एनी डाउट, एनी क्वेरी टू एनीवन? So how you can calculate the ruling minimum radius and absolute minimum radius? This point is clear to everyone? चलिए तो अब अगला डिस्कशन और कर लेते हैं। सी द लास्ट डिस्कशन एंड दैट इज रिलेटेड टू द अटेनमेंट ऑफ द सुपर एलिवेशन। तो सी द लास्ट डिस्कशन दैट इज रिलेटेड टू द अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। प्रैक्टिकली रोड पर सुपर एलिवेशन कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, अब जरा कुछ इसकी बातचीत करते हैं। देखो बेटा, तुम सुपर एलिवेशन का मतलब अब सभी लोग जानते हो, हमें आउटर एज को प्रोवाइड करना है एट द हायर एलिवेशन एज कंपेयर टू द इनर एज। यही कहानी थी सुपर एलिवेशन की। वी नीड टू प्रोवाइड द आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू द एट हायर एलिवेशन। रेडियस विल बी इन किलोमीटर ना, रेडियस विल बी इन मीटर बेटा। ऑल द रेडियस विल बी इन मीटर, ऑल द रेडियस विल बी इन मीटर। यू कैन चेक अंशु। जो फॉर्मूला था आपका E प्लस एफ विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, वी हैव टेकन द रेडियस इन मीटर ओनली, वी हैव टेकन द रेडियस इन मीटर ओनली। चलें आगे? बोलो बेटा, आगे डिस्कशन कर लिया जाए? तो देखो होता क्या है कि अभी आपने बोला सर स्ट्रेट रोड पे, और ये आपका हो गया आपका कर्व पोर्शन, ये आपका एक आर रेडियस का कर्व हो गया, और फिर ये स्ट्रेट रोड है। तो यहां पर तो आर इन्फिनिटी है, यहां पर भी आर इन्फिनिटी है, लेकिन इस कर्व की जो रेडियस है वो आर के बराबर है। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व इज आर। तो इस कर्व के केस में कौन सी एज इनर एज होगी और कौन सी एज आउटर एज होगी, इसको पता करने में हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस और नो? तो दिस इज गोइंग टू बी द इनर एज ऑफ द कर्व एंड दिस इज गोइंग टू बी द आउटर एज ऑफ द कर्व। अब इस कर्व पे हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा सुपर एलिवेशन। इन दिस कर्व वी नीड टू डिजाइन, वी नीड टू प्रोवाइड द सुपर एलिवेशन। आप जानते हैं सुपर एलिवेशन का मतलब क्या है? वी नीड टू प्रोवाइड द आउटर एज एट हायर एलिवेशन एज कंपेयर टू द इनर एज।
आउटर एज ऑफ द रोड को हमें हायर एलिवेशन पे प्रोवाइड करना है एज कंपेयर टू द इनर एज ऑफ द रोड। देखो स्ट्रेट में हम कुछ डिजाइन करते नहीं सुपर एलिवेशन, मतलब यहां पर जो होगा वो इस तरीके से केवल और केवल आपको देखने को मिलेगा कैम्बर, जाहिर सी बात है। इन द केस ऑफ स्ट्रेट रोड वी विल प्रोवाइड द कैम्बर, इन द केस ऑफ स्ट्रेट रोड वी विल प्रोवाइड द कैम्बर ओनली। यहां पर तो केवल और केवल हम लोग कैम्बर प्रोवाइड करने वाले हैं। इन द केस ऑफ स्ट्रेट रोड वी विल प्रोवाइड द कैम्बर, यस और नो। लेकिन सुपर एलिवेशन के केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर आउटर एज को हायर एलिवेशन पे प्रोवाइड करना है एज कंपेयर टू द इनर एज, एज कंपेयर टू द इनर एज, yes or no? So how we can, so finally how we can provide this super elevation, achieve this super elevation, इसको हम लोग दो स्टेप में कंप्लीट करते हैं। इसके लिए हम लोग दो स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फॉर दीज वी विल फॉलो द टू स्टेप्स। तो स्टेप वन क्या होने वाला है, तो स्टेप वन में हम लोग करते हैं रिमूवल ऑफ कैम्बर। सबसे पहला तो हम लोग करते हैं रिमूवल ऑफ क्राउन बोल दो। सबसे पहले हम इस रोड के क्राउन को खत्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस रोड के क्राउन को खत्म करते हैं। अब क्राउन कैसे खत्म करेंगे जरा ये भी देखो। तो मैं क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं। तो स्ट्रेट रोड में ये हालत थी, मान लो ये तुम्हारी ए एज है और ये बी एज है। तुम सभी जानते हो कि अगर रोड स्ट्रेट है तो ए और बी विल बी एट द सेम लेवल, ए और बी जो होंगे वो सेम लेवल पे होंगे, यस और नो। ए और बी विल बी एट द सेम लेवल। तो सबसे दिस इज गोइंग टू बी द क्राउन, ये आपका क्राउन है रोड का। तो आप क्या करिए, लेट्स से इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें ये इसको आउटर साइड मान लेते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द इनर साइड। तो हम इस एज को क्या करने वाले हैं, इसको लिफ्ट करेंगे। ये देखो इस तरीके से लिफ्ट किया। हम इस एज को और भी लिफ्ट कर सकते, तो ये हो गया, दो बार आपने लिफ्ट कर दिया। अब फाइनली रोड का एलिवेशन, रोड का टॉप सरफेस पेमेंट कुछ इस तरीके से हो गया। तो अब जब इस तरीके से रोड आपको दिख रही है तो क्या यहां पर ये जो नया ए डैश और बी है, क्या यहां पर क्राउन दिख रहा है आपको? क्या यहां पर क्राउन विजिबल है, यस और नो? क्या यहां पर क्राउन विजिबल है, यस और नो? तो अभी आपने क्या करा, ये आपने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया। दिस इज यू हैव डन इन द स्टेप वन। मान लीजिए जितना सुपर एलिवेशन आपको प्रोवाइड करना था, मान लीजिए जितना भी सुपर एलिवेशन आपको प्रोवाइड करना था, इस स्टेप को फॉलो करके आप उतना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर ले रहे हैं। तो फिर अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका मतलब यह है कि सर आप आउटर एज को जितना एलिवेट करना चाह रहे थे, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट थी डिजाइन सुपर एलिवेशन की, उसके बेसिस पे आपने आउटर एज को उतना एलिवेटेड कर दिया है एज कंपेयर टू द इनर एज। तो अब हमें और कुछ नया स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम कब आएगी बोलो भाई? व्हेन देयर विल बी द प्रॉब्लम। मान लीजिए जो भी आपका डिजाइन सुपर एलिवेशन था, इस स्टेप को फॉलो करने के बाद आप उस डिजाइन सुपर एलिवेशन को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, आप आउटर एज को और हायर एलिवेशन पे ले जाना चाह रहे हैं एज कंपेयर टू द इनर एज। आप आउटर एज को और हायर एलिवेशन पे ले जाना चाह रहे हैं एज कंपेयर टू द इनर एज। अब उस केस में क्या किया जाए? अब उस केस में क्या किया जाए भैया? तो अब हमारे पास है स्टेप टू। स्टेप टू में क्या है? इट इज रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ पेवमेंट। स्टेप वन के बाद जो आपके पास पेवमेंट आई है, इसकी मैं बात कर रहा हूं ए डैश बी की। अब आप इस ए डैश बी का क्या करिए? रोटेशन करिए टू अचीव द मोर सुपर एलिवेशन और टू प्रोवाइड द मोर सुपर एलिवेशन। नाउ व्हाट वी नीड टू डू,
वी कैन रोटेट दिस इंटायर पेवमेंट। अब ये जो रोटेशन आप करेंगे उसके भी आपके पास दो तरीके हैं। तो रोटेशन अबाउट द सेंटर लाइन, आप इस पूरी की पूरी पेवमेंट को सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। देखो ये है तुम्हारा ए डैश, ये है बी। अब आपने क्या करा, इस पूरी पेवमेंट को सेंटर लाइन के अबाउट क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो अब ये हो गया ए डबल डैश और ये हो गया बी डैश। पहले से ज्यादा सुपर एलिवेशन आ गया कि नहीं आ गया? जब आपने इस पूरी पेवमेंट को सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट कर दिया है तो पहले जो भी सुपर एलिवेशन आप इनर और आउटर के बीच में ये जो एलिवेशन डिफरेंस आप प्रोवाइड कर पा रहे थे, अब उससे ज्यादा का एलिवेशन डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। इन दिस वे वी कैन अचीव द मोर सुपर एलिवेशन। इस तरीके से हम ज्यादा सुपर एलिवेशन अचीव कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन अचीव द मोर सुपर एलिवेशन। एक आपके पास रास्ता और है, इसी में आपके पास एक रास्ता और है। यू कैन रोटेट द इंटायर पेवमेंट। तो आप लिख सकते हैं रोटेशन ऑफ पेवमेंट अबाउट इनर एज ऑफ द रोड। तो देखो ये तुम्हारा गेम था, दिस इज योर ए डैश एंड बी। अब आप, ये तुम्हारा इनर एज था, अब आप पूरी की पूरी पेमेंट को रोटेट कर दीजिए अबाउट द इनर एज। तो दिस इज गोइंग टू ए डबल डैश। ऐसा करने से भी आप ज्यादा सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। दोनों ही तरीके सही है। सुपर एलिवेशन को अचीव करने के लिए रोटेशन का पेमेंट का रोटेशन अबाउट द सेंटर लाइन भी आपके पास एक ऑप्शन है। पेमेंट का रोटेशन अबाउट द इनर एज ऑफ द रोड, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। तो सर ये कहां पे फॉलो करना सही रहेगा और ये अप्रोच फॉलो करना कहां पे सही रहेगा? यार एक बात बताओ, जब आपने पेमेंट को सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट किया है तो इस पोर्शन पे तुम्हें करनी पड़ेगी मटेरियल की फिलिंग और इस पोर्शन को तुम्हें करना पड़ेगा कट। यस और नो? ये ग्रीन वाला लेवल अचीव करने के लिए आपको नहीं लगता है कि यहां पर मटेरियल की कटिंग और फिलिंग की रिक्वायरमेंट होगी? मटेरियल की कटिंग और फिलिंग की रिक्वायरमेंट होगी, यस और नो? बिल्कुल होगी। लेकिन जब हम पूरी की पूरी पेवमेंट को सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, जब हम इस पूरी की पूरी पेवमेंट को सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो हमें एडवांटेज क्या मिल रहा है? तो हमें एडवांटेज क्या मिल रहा है बेटा? हमें यह एडवांटेज मिल रहा है कि अब हमें यहां पर जो कटिंग और फिलिंग का जो गेम है, यहां पर जितना मटेरियल कटिंग के लिए रिक्वायर्ड होगा उतना ही मटेरियल फिलिंग के लिए रिक्वायर्ड होगा। ऐसा करने से हम कुछ कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को सेव कर सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मटेरियल आप कट कर रहे हैं उसी मटेरियल को आप क्या कर दीजिए, फिल कर दीजिए। जो मटेरियल आप कट कर रहे हैं उसी मटेरियल को आप क्या कर दीजिए, फिल कर दीजिए। तो किसी एक्स्ट्रा मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यस और नो? लेकिन हां, अगर कोई ऐसी जगह है, क्योंकि अब बी डैश का लेवल बी से और नीचे आ गया है, तो देयर मे बी ड्रेनेज इशू। ऐसे ऑप्शन में कहीं कहीं पर जहां पर ग्राउंड का स्लोप कम है, जहां पर भी ग्राउंड का स्लोप कम है और अगर आपने पेमेंट को सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट कर दिया तो अब आप और नीचे लेवल पे जा रहे हैं। इनर एज ऑफ द रोड जो है विल बी एट द लोअर एलिवेशन। यस, तो यहां पर ड्रेनेज की प्रॉब्लम आ सकती है। यहां पर इन सम सिचुएशन यू मे फाइंड द ड्रेनेज इशू। इन सम सिचुएशन यू मे फाइंड द ड्रेनेज इशू। क्लियर है बेटा?
अगर बात करें हम लोग रोटेशन अबाउट द इनर एज, तो यहां पर एडवांटेज क्या है, यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर भैया फिलिंग रिक्वायर्ड होगी। यहां पर अगर आप ये ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं तो इस केस में आपको मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। फिलिंग इज रिक्वायर्ड इन दिस सिचुएशन, फिलिंग इज रिक्वायर्ड। हाँ, लेकिन एक बात और यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि हम इनर एज के लेवल को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहां पर इनर एज के लेवल को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर ड्रेनेज का कोई इशू नहीं होगा। नो ड्रेनेज प्रॉब्लम विल बी देयर। तो पहला स्टेप तो देखो कॉमन है। जब कभी भी आपको सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, आप क्राउन को रिमूव करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप क्राउन को रिमूव करेंगे। सबसे पहले आप क्राउन को रिमूव कर देंगे, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन दूसरे स्टेप में आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप पूरी की पूरी पेमेंट को सेंटर लाइन के अबाउट भी रोटेट कर सकते हैं, आप पूरी की पूरी पेमेंट को इनर एज के अबाउट भी रोटेट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। जैसी साइट कंडीशन है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, इन दोनों में से सेकंड स्टेप के दोनों तरीकों में से जो भी तरीका आपको सूट कर रहा है, एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप उस तरीके को फॉलो करके सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस। बोलो भाई, क्या सभी को मेरी ये सभी बातें यहां तक की क्लियर हैं? क्या सभी को ये सभी बातें क्लियर हैं? तो इन दिस वे ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड द इंटायर डिस्कशन। लगभग हम लोगों ने सुपर एलिवेशन की जो भी हमारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट थी, सारी ही बातों को यहां पर कंप्लीट कर लिया है बेटा। तो द टॉपिक सुपर एलिवेशन इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड, और आई होप आप सभी को ये डिस्कशन बहुत अच्छे से समझ में आया। अगली क्लास से हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दैट डिस्कशन विल बी रिलेटेड टू द, अगला जो हमारा डिस्कशन होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द ट्रांजिशन कर्व। अब ट्रांजिशन कर्व की क्या रिक्वायरमेंट है, ट्रांजिशन कर्व के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, और ट्रांजिशन कर्व के केस में एज ए डिजाइनर हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ये सब अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास, एंड आई होप द एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब बेटा, अब आप इस पोजीशन पे हैं, यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सुपर एलिवेशन ऑफ एनी एग्जाम। तो किसी भी एग्जाम की सुपर एलिवेशन की अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है तो अब आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू विल इजीली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन विद फुल कंसेप्ट डिटेल। तो भाई एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे, एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे कि यहां तक की सभी बातें सभी मेरे लाल को क्लियर हैं कि नहीं। और अगर यहां तक की सभी बातें सभी मेरे लाल को क्लियर हैं तो मिलेंगे बेटा 9:30 पे, 9:30 पे, और ये डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेटेड टू द ट्रांजिशन कर्व। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डिस्कशन फॉर द ट्रांजिशन कर्व। ऑल क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोग का क्या स्टेटस है? चलिए, सभी को क्लियर है, सारा डिस्कशन सभी को क्लियर है। ओके, वेरी गुड। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा, थैंक यू।